फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है, जहां पे हम लोग जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन में हम लोगों ने पढ़ लिया है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके लिए बेसिक्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और किरचॉफ्स लॉ जो सिलेबस में दिया गया उसके अकॉर्डिंग पढ़ते चले हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर संडे को टेस्ट भी होता है। जो भी टॉपिक हम वीडियो में कवर करते हैं उसका हर संडे को आपसे टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर पे आधारित होते हैं, तो आपको एक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आइडिया भी लग जाता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी आप बिल्डअप कर सकते हैं कि हम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलने वाला है जो एक जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस एक से बढ़कर एक आने वाली हैं और आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ शेयर भी करिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक हम नेक्स्ट जो सिलेबस में दिया गया है उसमें है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे और व्हीटस्टोन के ब्रिज का जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग चलिए सर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, आपको यहाँ बता दें कि मैं व्हीटस्टोन का डेरिवेशन भी करने वाला हूँ। मान के चलिए कि ये डेरिवेशन आपके मेंस में भी आ सकता है, इस वजह से इस डेरिवेशन को भी आप देखेंगे। तो चलिए करते हैं। पहले तो व्हीटस्टोन कौन थे? व्हीटस्टोन एक भाई जैसे आपके ओम्स साइंटिस्ट थे, उसी तरीके से व्हीटस्टोन थे। उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट लिया, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट लिया। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। 4 रेजिस्टेंसेस को उन्होंने क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पर क्या किया, कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया। थोड़ा मेरा डायग्राम क्लियर नहीं रहता, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पे 4 रेजिस्टेंस उन्होंने कनेक्ट किए। एक डायगोनल, एक विकर्ण को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, जिसे आप डिटेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा आर्म उन्होंने सेल से कनेक्ट कर दिया। तो इस अरेंजमेंट का नाम रखा उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज रखा। ठीक है। अब इसमें बात आती है जो हमें समझने की जरूरत है, वो क्या क्या जरूरत है। तो ये पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं, ए बी सी पॉइंट्स। एक दूसरा, ये रेजिस्टेंसेस के स्पेशल नाम होते हैं, ये पी क्यू आर एस, ये जानना है हमें। फिर एक जो इसमें मेन पार्ट है वो है बैलेंसिंग कंडीशन, और बैलेंसिंग कंडीशन पे क्या क्या होगा ये बातें हमें जानने की जरूरत है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि अगर हम 4 रेजिस्टेंसेस को किसी क्वाड्रिलेटरल पर कनेक्ट कर दें और एक क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल यानी दैट मीन्स विकर्ण को हम सेल से कनेक्ट कर दें, दूसरे हम किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें, इस तरीके के अरेंजमेंट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। बहुत साधारण सी बात है, इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा कि 4 रेजिस्टेंसेस को आयताकार या चतुर्भुज में जोड़कर एक विकर्ण को एनर्जी सोर्स से, दूसरे विकर्ण को गैल्वेनोमीटर से अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसे अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे लिए पॉइंट की जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी बातें हैं। तो पहली बात कि पी आर्म को, पी और क्यू आर्म को, यहां पे यानी पी और क्यू भुजा को बोलते हैं रेशियो आर्म यानी अनुपातिक भुजा। दूसरा, आर आर्म को, ये जो भुजा होगी इसको बोलते हैं ज्ञात भुजा। अंग्रेजी में बोले तो नोन आर्म। क्यों किया जाता है आखिरी में आपको समझ में आएगा जब हम पूरी बात डिस्कस कर लेंगे। एस को बोलते हैं अननोन आर्म यानी अज्ञात भुजा।
इतनी बातें आप इंफॉर्मेशन लेवल पे लिखिए अपनी कॉपी में। चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो इस्तेमाल होता है वो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए होता है। आपने किया भी होगा, क्लास 12th में ये मीटर ब्रिज के नाम से एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, उसमें भी व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल यूज होता है। दूसरा, आप अगर ग्रेजुएशन लेवल में अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो वहाँ पे भी व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल यूज होता है। और भी जो ब्रिजेस हैं जैसे वीन्स ब्रिज है, ये सब भी व्हीटस्टोन की प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बस वो फर्क है कि ये डीसी ब्रिज है और वीन्स ब्रिज हो गया, ये आपकी एसी ब्रिजेस हैं, एंडरसन ब्रिज हो गया, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो यही प्रिंसिपल है। व्हीटस्टोन का भी जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं प्रिंसिपल, वो यही है। तो यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टेंस के लिए डिफाइंड है, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारी रेजिस्टेंस के लिए डिफाइंड है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी और क्यू को क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, रेशियो इसका फिक्स कर देते हैं, इसलिए इसको रेशियो आर्म बोलते हैं। आर को आप क्या करते हैं, वेरी करते हैं, बट वेरिएशन हम जो करते हैं उसकी हमें जानकारी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा या नोन आर्म। वहीं आपकी एस क्या होती है, एस वो एस वाले पार्ट पे या एस वाली जगह पे हम उस रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं जिस वायर का रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। इस वजह से इस आर्म को अज्ञात भुजा या अननोन आर्म्स बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज इस फिगर के रिगार्डिंग है, इसको याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चंस में आपको दे दिया कि नोन आर्म की वैल्यूज ये हैं और नोन आर्म की वैल्यू ये है, रेशियो वैल्यूज की कुछ, रेशियो आर्म की कुछ और दे दी, तो अननोन की वैल्यू बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको नोन आर्म बोलते हैं, किसको रेशियो आर्म और किसको अननोन आर्म बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। थोड़ा सा क्यों, ज्यादा ही करेंगे, मेन तो इसी पे फोकस है। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी संतुलित अवस्था किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। वो क्या अवस्था होती है ब्रिज का। अब यहां पे हमें ब्रिज का मतलब समझना होगा, इसका नाम उन्होंने ब्रिज टाइप का क्यों रखा। देखिए ब्रिज क्या होता है, अगर आपकी कोई नदी है उसके ऊपर अगर हम क्या कर दें, कोई जाने का रास्ता बना ले तो उसे ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप जरा सा इसके बारे में सोचिए, यहां पर करंट चली तो करंट जब यहां पे पहुंची और दो पार्ट में होने के बाद कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई, तो जब यहां पे करंट जाएगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। यहां पे जब बी पॉइंट से आगे बढ़ेगी तो कुछ पार्ट क्यू की तरफ जाएगी, कुछ जी की तरफ जाएगी। तो क्या ऐसा कंडीशन बनाया जाए कि ये जी को क्रॉस ओवर कर जाए, दैट मीन्स जी की तरफ करंट ना जाए। तो जो बैलेंसिंग कंडीशन आया उनका, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसका नाम रख दिया ब्रिज। दैट मीन्स ये जो करंट क्या कर रहा है, करंट को ब्रिज प्रोवाइड करा रहा है, यानी वो जी आर्म में ना जाए, इस वजह से इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रखा उन्होंने। चलिए ये तो एक इसके पीछे की रोचक बातें हैं, लेकिन ये हम इससे हमें मतलब नहीं है। मतलब जो है वो इससे है कि क्या कंडीशन होगी, बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन का क्या नाम उन्होंने रखा, उन्होंने ये कहा कि जब आपका कोई ऐसा कंडीशन आपको मिले जिसमें जी में कोई करंट ना आए, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन ना दिखे, कोई भी विक्षेप ना दिखे, उस कंडीशन का नाम उन्होंने रखा बैलेंसिंग कंडीशन। है क्या वो, उसमें होगा क्या, बैलेंसिंग कंडीशन में ये होगा कि अगर इसमें कोई करंट नहीं आएगी, इस आर्म में कोई करंट नहीं आएगी, तो सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है वो, या तो वो वायर टूटा हो, तो खैर ये तो होने वाला नहीं क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। दूसरा ये जो पॉसिबल कारण है वो ये है कि इन दोनों के पोटेंशियल्स क्या हो, सेम हो जाएं, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आपको कहीं दिखेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहां समझने वाली बात है कि उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो पोटेंशियल बैलेंसिंग कंडीशन में ये होगा कि Vb यानी पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। ये तो बात पोटेंशियल में हो गई। अब हमें यह निकालना है कि रेजिस्टेंस का क्या रेशियो रखा जाए कि बैलेंसिंग कंडीशन अचीव की जाए। क्योंकि अगर आपने क्या किया, आपने अगर ये सेल फिक्स कर दिया
और अलग अलग वैल्यूज इसमें आर की रख रहे हैं, एस की रख रहे हैं, तो क्या कंडीशन ऐसा आएगा कि हम क्या करें, ये बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करें, यानी रेजिस्टेंस को बदल के किस तरीके से बैलेंसिंग कंडीशन अचीव की जा सकती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी बैलेंसिंग कंडीशन हम लोग फाइंड करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसका आप इसको अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि ये आपके मेंस के एग्जाम में आ सकता है। बाकी आपको ये पता होने वाला है कि हम लोग क्या डेरिवेशन करने वाले हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, लेकिन ये इसके डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी है कि आपसे मेंस में पूछा जा सके, इसलिए आप इसको जरूर करिएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तभी ये सही होगा। मैं इसको फिगर के साथ मिलता हूं। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सपोज करना होगा कि एक करंट आई यहां से चली, आई करंट जब यहां से चली तो इसका दो पार्ट होगा, कुछ पार्ट I1 इधर जाएगा, दूसरा पार्ट इधर जाएगा। तो I1 आप मान लीजिए I2 करंट इधर गई। चलिए ठीक है, आते हैं यहाँ पे I1 करंट जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे दो रास्ते हुए, तो दो रास्ते होंगे तो करंट भी दो पार्ट में बटेगा। चलिए जो गैल्वेनोमीटर में करंट गया उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो IG है, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर करंट है। ठीक, इधर आते हैं तो अगर I1 करंट यहाँ पे पहुंची है और IG इधर चली गई है तो किरचॉफ्स KCL क्या कहते हैं कि आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट, यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करंट सपोज करना होगा कि बची हुई करंट I1 माइनस IG इधर जा रहा है, वापस जाके ये C पॉइंट से इधर आ रहा है। ये तो करंट समझ में आ गया। दूसरी वाली बात करते हैं कि दूसरी वाली करंट क्या होगी, इधर से होते हुए यहां से पहुंचेगी, यानी I2 इधर से जाते हुए आगे बढ़ेगी, लेकिन यहां पर एक करंट और आ रही है। तो जब इधर आप देखेंगे तो यहां पे I2 प्लस IG करंट आपको मिलेगा। देखिए क्योंकि I2 करंट यहां पहुंची इस पॉइंट पर और एक IG आ रही है, तो ये दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे और C पे वापस मिलके कहां पहुंचेंगे, सेल में पहुंचेंगे। तो करंट का कॉन्फ़िगरेशन आई होप समझ में आया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो इससे पहले हमें साइन कन्वेंशंस लगा लेने चाहिए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए करंट एंटर कर रही है तो ये पहला सिरा प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे देखिए करंट, अब आप अगर इस प्लस माइनस लगाएं तो आप सोचते हैं कि यहाँ भी प्लस यहाँ पे माइनस, नहीं, हमें प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द करंट एंटर करना है, मतलब करंट किस तरीके से एंटर कर रहा है उसके हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पे I2 करंट एंटर कर रही, तो ये आपका प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। तो इसमें हमने कर लिया। आते हैं इसमें सेकंड वाले में, देखिए I2 माइनस IG करंट है, वो इधर से एंटर कर रही, इधर से लीव कर रही, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये प्लस ये माइनस होगा। ये हमने क्या किया, साइन कन्वेंशन लगा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे और लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KVL को अप्लाई कर रहे हैं हम, इसको फर्स्ट लूप बोल दे रहे हैं, इसको सेकंड लूप बोल दे रहे हैं कि अप्लाइंग KVL इन फर्स्ट लूप। चलिए यहां से लगाते हैं। तो जब यहां पे चलते हैं तो ये I1 करंट चल रही है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए P है, तो यहां पे आपको पोटेंशियल मिलेगा I1 प्लस P। हमने बताया करंट इधर से एंटर करेगी, आप अगर मान लीजिए हम हमेशा ट्रैवर्सल का डायरेक्शन लेंगे, तो ट्रैवर्सल का डायरेक्शन मान लीजिए हम ये ले लिए हैं। तो आप देखिए पहले प्लस आ रहा है तो I1 प्लस P, इधर आते हैं यहाँ पे IG एंटर कर रही है और इसकी कुछ रेजिस्टेंस RG सपोज कर लीजिए, RG और IG, ये क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के सिरों पे विभवांतर। फिर यहाँ पे पहुंचे, इधर आए तो यहाँ पे देखिए पहला आपका कौन सा सिंबल मिल रहा है, माइनस। ठीक है, तो माइनस I2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लीजिए R है यहाँ पे। ठीक है, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलिए इसमें और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आते हैं दूसरे वाले। तो दूसरे वाले लूप में देखिए, लूप सेकेंड में यहां से चलना शुरू करते हैं। हमने ट्राइवर्सल का डायरेक्शन कौन सा लिया, ये लिया। तो अब पहला देखिए आप क्या करिए, ये प्लस सिंबल है, करंट की वैल्यू I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस की वैल्यू Q, तो ये हो जाएगा I1 माइनस
आई जी इंटू क्यू प्लस होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यहां पहुंचेंगे और यहां पे आते वक्त देखिए यहां पे आपको माइनस सिंबल मिल रहा है पहले माइनस, तो करंट की वैल्यू है I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस की वैल्यू S है। चलते हुए पहुंचते हैं कहां पे, यहां पर, ठीक है। तो यहां पे जब पहुंचेंगे तो पहले आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, माइनस IG RG इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड लूप में KVL लगा दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास इक्वेशन आ गए दोनों लूप के KVL के कारण। अब हमारी जो कंडीशन है उसको हम लोग लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि हम चाहते हैं कि यहां के पोटेंशियल सेम हो जाए, दैट मीन्स VB का पोटेंशियल और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उसके लिए आपको समझना है कि क्या हो सकता है करंट के फॉर्म में। तो करंट के फॉर्म में ये कि IG आपकी 0 हो जाए। तो हमारी जो डिजायर्ड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी IG यानी करंट इन द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम 0 कर देंगे और इक्वेशंस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो अगर हम IG को 0 कर दें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अगर हम IG 0 कर दें, इक्वेशन 1 को देखिए क्या मिलेगा आपके पास। इक्वेशन 1 में I1P ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा, माइनस I2R, ये इक्वेशन आप 3 कर लीजिए। यहां पे आइए, यहां पे भी आप देखिए IG को 0 कर देंगे तो ये आपके पास क्या बचेगा, I1Q। फिर यहां पे देखिए यहां पे IG 0 हो जाएगा तो माइनस I2S, ये अच्छा इज इक्वल टू 0 भूल रहे हैं, ठीक। थर्ड आपका टर्म ये है IGRG, तो ये IG 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 3 और 4 मिलेगा। हमारा इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो गया। अब हम इसको यूज करके रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, I1P इज इक्वल टू I2R, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, I1Q इज इक्वल टू I2S लिख सकते हैं भाई। और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर दें, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कर देने पर क्या होगा, अब इसको इक्वल बीच में ले लीजिए, I1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, P बाई क्यू, I2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R बाई S। यही हमारी क्या है, डिजायर्ड कंडीशन है। या इसे ही हम बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। डिजायर्ड कंडीशन तो ये था कि IG 0 हो, सॉरी, डिजायर्ड कंडीशन मतलब जो हम चाहते हैं, गैल्वेनोमीटर में हम करंट नहीं चाहते हैं, तो ये डिजायर्ड कंडीशन होगी। डिजायर्ड कंडीशन के कारण जो कंडीशन आई P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, वो होगी आपकी बैलेंसिंग कंडीशन। तो ये आपका बैलेंसिंग कंडीशन बोला जाएगा। अगर आपको P बाई क्यू यानी रेशियो पता हो तो R की वैल्यू आप सेट करके S की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की वैल्यू पता है तो आप चौथे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन में कुछ इसी तरीके से काम किया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहां पे और लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए हमने आपसे बोला कि आप क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज तब करेंगे जब मतलब जहां पे हमें अननोन रेजिस्टेंस निकालना हुआ, चाहे वो मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे PO बॉक्स का एक्सपेरिमेंट हो, और भी एक्सपेरिमेंट जो भी हैं। तो इनकी सेंसिटिविटी की बात, सेंसिटिविटी का ये मतलब है कि कितना ये करेक्ट रिजल्ट देंगे या कितना अच्छा ये रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सेंसिटिविटी तब ज़्यादा होगी, ये सुग्राही जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इतना अच्छा रिजल्ट तब देंगे जब P, Q और R S का, यानी ये जो रेजिस्टेंसेज हैं इनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर का क्या मतलब है, कोट। जैसे अगर आप लिखे 3 × 10⁻³ तो ये क्या है, इसका ऑर्डर है। कुछ लोग काफी टाइम के बाद पढ़ रहे हैं तो उनको हो सकता है भूल जाए, ठीक है, हिंदी में कोट। तो अगर ऑर्डर सेम होंगे, P, Q, R, S आर इन सेम ऑर्डर, then Wheatstone bridge is maximum sensitive,
मैक्सिमम सेंसिटिव। यानी इस समय ज्यादा सुग्राही होगा। अच्छा, एक अगर आपने बैलेंसिंग कंडीशन अचीव कर ली, जैसे मान लीजिए ये आपकी P हो गई, ये Q हो गई, मान लीजिए आपने बैलेंसिंग कंडीशन अचीव की, क्या आया भाई, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है, यानी इस आर्म में कोई करंट नहीं है। आपने क्या किया, आपने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। दैट मीन्स सेल पहले जहां लगा था और दूसरा गैल्वेनोमीटर, दोनों की पोजीशन को चेंज कर दिया। चलिए करते हैं चेंज। तो अब हमने क्या किया, इस आर्म पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इस आर्म पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और दूसरे आर्म पर हमने सेल लगा दिया। तब भी बैलेंसिंग कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। अब आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, P बाई आर इंटू क्यू बाई एस। ठीक है, इस बात का याद रखेंगे कि एक बार आपका बैलेंसिंग कंडीशन अचीव हो गया तो सेल और गैल्वेनोमीटर की प्लेसेस इंटरचेंज करने पर ये डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो इसको भी लिख लिया जाए तो अच्छी बात रहेगी। Once the balancing condition is achieved, then on interchanging the position of cell and galvanometer will not then changing of the interchanging the position of galvanometer, cell and galvanometer will not affect the balancing condition। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर एक बार बैलेंसिंग कंडीशन यानी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो गया, यदि एक व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार संतुलित हो गया, तब यदि हम सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दें तो संतुलित अवस्था परिवर्तित नहीं होगी। चलिए, ये तो रही बात बैलेंसिंग कंडीशन के रिगार्डिंग यानी संतुलित अवस्था के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अनबैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज अनबैलेंसिंग से पहले एक चीज जरा और नोट करिए कि बैलेंस्ड कंडीशन में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अगर देखें आप, चार रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, इस तरीके से कनेक्टेड हैं। अब जो पांचवा आर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में इस आर्म से कोई मतलब, तो इसको हटा दो। तो इनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप देखिए P और Q आपकी सीरीज में है, R और S सीरीज में है, तो P और Q का नेट कितना हो जाएगा, P प्लस Q, और R प्लस एस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस एस। ठीक है, ये दोनों फिर किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में होने के कारण इनका रेजिस्टेंस जो होगा P प्लस Q, ये चलिए पैरेलल में कर देता हूं, 1/R इज इक्वल टू R डैश कर लीजिए P प्लस Q, क्योंकि पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे पहले पोजीशन पे P प्लस Q और दूसरे पोजीशन पे R प्लस एस। इसको और चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, इतना सही है। ये बैलेंस कंडीशन में आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की नेट क्या रेजिस्टेंस होगी। अब बात करेंगे अनबैलेंसिंग कंडीशन। बात करते हैं अनबैलेंसिंग कंडीशन की। तो अनबैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है भाई, कि हमारा P बाई क्यू इज इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू आर बाई एस, यानी ये दोनों इक्वल ना हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, क्या देखते हैं जरा, कि एक तो ये कि P बाई क्यू का रेशियो R बाई एस से ज्यादा हो, दूसरा ये कि P बाई क्यू इज इक्वल टू का रेशियो R बाई एस से कम हो। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट नोट करने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या होने वाला है कि P बाई क्यू, अगर मैं इसकी बात करूं, P बाई क्यू अगर आपकी R बाई एस से ज्यादा है, तब आपकी यहां की पोटेंशियल, कहां की, VD की, तब आपकी इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि VD की पोटेंशियल ज्यादा होगी VB से, VD की पोटेंशियल ज्यादा होगी VB से। और करंट कहां फ्लो करेगा, करंट आपकी यहां बना लीजिए D टू B फ्लो करेगी। अब आते हैं इस वाले केस में कि अगर P बाई क्यू इज लेस देन R बाई एस, तब इसका अपोजिट होगा। दैट मीन्स इस केस में VB की पोटेंशियल ज्यादा होगी, B पे पोटेंशियल ज्यादा होगी D से, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, करंट आपकी फ्लो करेगी B से D की तरफ। तो इस बात का याद रखेंगे। अब बचता है इसमें जो जानने के लिए, वो बचता है कि कब अनबैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या रेजिस्टेंस होगी। ये थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ता है, क्योंकि इसको हम सीरीज और पैरेलल से नहीं कर सकते, इसको हम किरचॉफ्स लॉ से करते हैं, और उसको मैं अगली वीडियो में करूंगा। तो अगली वीडियो को भी मिस न करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अनबैलेंसिंग कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या रेजिस्टेंस होती है, कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि KCL KVL का इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। छोटा वीडियो मैंने बनाया, जानबूझ के बनाया, क्योंकि थोड़ा मेरा भी एक एग्जाम नज़दीक है। हालांकि इससे आपका तैयारी अफेक्ट ना होगा, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन छोटा वीडियो, क्योंकि ये पूरा टॉपिक कवर होता है। इस पर मैं क्वेश्चन आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उसको करिएगा। जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछेगा। कुछ क्वेश्चंस मैं खुद भी यहाँ करूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक बार मैं जब कर दूंगा तो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए और व्हीटस्टोन के लिए तैयार रहिए कि इसका जो डेरिवेशन मैंने आज कराया है वो आपको मेंस में मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।